हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं एक बार फिर लेकर हाजिर हो गया हूँ नेफ्रॉन, जो क्या कहते हैं, जो मैंने फर्स्ट वाली वीडियो दी थी उत्सर्जन में। वो क्या थे, वो सिर्फ किडनी के क्या थे, पार्ट थे। और क्या कहते हैं, किससे किससे त्वचा हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है, किस किस पार्टों से उत्सर्जन होता है, वो थे। और आज हम बात करेंगे डीप में नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन एक कार्यात्मक इकाई है। किसकी इकाई है? तो ये है किडनी की। किडनी की क्या है? नेफ्रॉन एक इकाई है। इकाई कहने का मतलब ये है कि ये जो किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है प्यूरिफिकेशन करना, फिल्टर को ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना। तो फिल्ट्रेशन में ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्टर जो होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है, वो किस प्रकार से होता है, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन होता है वो होता है नेफ्रॉन के थ्रू। और हमारे शरीर में कितने नेफ्रॉन हो सकते हैं? तो देखो, हमारे शरीर में 10 मिलियन नेफ्रॉन हो सकते हैं। 10 मिलियन नेफ्रॉन हमारे शरीर में अवेलेबल हैं। तभी जाके क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है फ़िल्टर होता है। अगर हमारा ब्लड फ़िल्टर ना हो तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। क्योंकि देखते हो, जब कभी आप क्या कहते हैं, किसी आदमी का एक किडनी अगर डैमेज हो जाए तो वो फिर भी एक किडनी से जीवित रह सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लड तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा, वो और काम उतनी आसानी से नहीं कर सकता जो नॉर्मल इंसान कर सकता है। तो जो किडनी होता है वो उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखो, जो किडनी के अंदर जो ब्रिक होता है, ब्रिक के अंदर होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या करता है, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेफ्रॉन में देखो, ये है नेफ्रॉन, ये पूरी स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो, ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम लोग अपनी आंखों से जल्दी नहीं देख सकते क्योंकि इतने छोटे होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अब देखो, नेफ्रॉन में कई पार्ट होते हैं, जैसे अभिवाही धमनिका, जिसको कहते हैं हम लोग अफरेंट आर्ट्रियल, और इसको क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टियल, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जो एक बार फिल्टर किया जाता है, फिर दोबारा जो फिल्टर होता है वो यहाँ पे होता है। यानी एक बार फिल्टर नेफ्रॉन ने कर लिया, अब जो उसमें से बचे हुए हैं वहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो आपने क्या किया, कोई छन्नी ली, उसमें थोड़ा बड़ा छेद है, ठीक है, तो वो कण उसमें नहीं आएंगे जो क्या कहते हैं, उससे छोटे वाले छेद फिर छन्नी में आ सकते हैं। तो वो एक प्रकार से जो बड़ी वाली छन्नी का काम कर रहा है वो नेफ्रॉन कर रहा है। अब नेफ्रॉन के अंदर भी क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। अब नेफ्रॉन के बाद जो अगला वाला स्टेप होता है वो होता है अभिवाही धमनिका। ये क्या करती है, ये क्या कहते हैं, जो नेफ्रॉन एक बार जिस ब्लड को छान कर उसमें से अशुद्धियाँ निकाल कर, फिर वो क्या होंगे, उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो हमारे शरीर में लाभदायक होंगे। तो उन पदार्थों को छानने के लिए क्या करती है, अभिवाही धमनिकाएँ वो क्या करती हैं, उनसे छने हुए पदार्थ को लेकर आती है कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में। कहाँ पे? ग्लोमेरुलस, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस की अगर हम हिंदी की बात करें तो उसको कहते हैं कोशिका गुच्छ में। अब कोशिका गुच्छ में क्या हुआ, आ गया। अब देखो, कोशिका गुच्छ में आ गया। अब आप लोग ये देख रहे हो, ये वाली सिर्फ ब्लैक वाली संरचना देखो, अभी रेड ब्लू वाली नहीं। अब इसमें से आ गया। अब देखो, ये क्या करेगा, ब्लड जो इसमें से तत्व होंगे जो हमारे शरीर में लाभदायक तत्व, यानी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होंगे, जैसे पोटेशियम हुआ और सोडियम हुआ, इन तत्वों का जो होता है वो क्या करते हैं, पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ, ठीक है। तो यहाँ आया, यहाँ से सारी जो क्या कहते हैं वेस्ट, अब यहाँ से कोई पुनर्अवशोषण नहीं होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होने यानी बेनिफिट देने वाले तत्व होंगे वो इस नली के द्वारा, जो ब्लू कलर की है, इस नली के द्वारा धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, ब्लड में हमारे मिल जाएंगे। लेकिन जो क्या कहते हैं इसमें बच जाते हैं, ये क्या है, बोमेन कैप्सूल, जिसको बोमेन संपुट भी कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे क्या करते हैं, उन जो अपशिष्ट पदार्थों होते हैं उनका क्या होता है, कई खंडों में टूटते हैं और धीरे धीरे यूरिन में बदल जाते हैं। जो यूरिन में वाटर होता है, यानी वाटर सप्लाई होता है, तो वो कहाँ से होता है, वो होता है कलेक्टिंग ट्यूब से। कलेक्टिंग ट्यूब क्या करती है, वाटर को स्टोर करके रखती है। स्टोर इसलिए करती है क्योंकि हमारी जो क्या कहते हैं यूरिन होती है उसमें 95% क्या होता है, जल होता है, 2% यूरिया होता है, और लगभग क्या कहते हैं 1% क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, और 2 अन्य लवण होते हैं। तो देखो, ये हो गया अपवाही धमनिका। यहाँ से क्या हुआ, छना हुआ,
कौन सा? छना हुआ अपशिष्ट आया। अब यहाँ पे अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन हो, जो अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन की दर होती है वो 125 ml पर मिनट होती है। जो क्या कहते हैं नॉर्मली प्यूरिफिकेशन की दर होती है वो 1100 से 1200 ml पर मिनट होती है। अब देखो यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद कहाँ जाएगा? कोशिका गुच्छ में। कोशिका गुच्छ में जाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया? प्यूरिफिकेशन हो यानी अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद ये जो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट कहने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे इकट्ठा होगा। क्या होगा? यहाँ पे इकट्ठा होगा। अब यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद जो सेकंड है वो है आरोही भुजा। दो भुजाएं होती है, अवरोही भुजा और आरोही। इन दोनों भुजाओं को मिला के हेनले लूप बनता है। कौन सा लूप बनता है? हेनले लूप बनता है। अब देखो ये भुजाएं क्या आरोही भुजाएं क्या करती हैं? तो देखो जो आरोही भुजाएं होती हैं वो करती हैं क्या? इसके लिए तो इसमें क्या होगा? जल आर पार यानी वाटर जो होगा उसमें आर पार चला जाएगा आसानी से। लेकिन जो ये वाली भुजाएं होती है, ये भुजाएं क्या होती हैं? इसमें जल क्या होता है? अपारगम्य यानी वो पार उसके नहीं जा पाता। ये क्या करती है? ये किसी विशेष स्थिति में वाटर का क्या करती है? अवशोषण करती है और उसके साथ साथ सोडियम का भी क्या करती है? पुनर्अवशोषण करती है। ये है वसा रेक्टा। देखो जो अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन होता है उसमें वासा रेक्टा और हेनले लूप और क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ, इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात करते हैं हेनले लूप। तो देखो अवरोही भुजा और जो आरोही भुजा यानी क्या कहते हैं? असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? हेनले लूप। हेनले लूप कैसी संरचना होती है? तो हेनले लूप देखो यू आकार की संरचना होती है। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी संरचना होती है और यहाँ जो अवरोही भुजा है ये थोड़ी पतली होती है। पतली क्यों होती है? क्योंकि इसमें जल अपारगम है, लेकिन कुछ विद्युत अपघटक पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे उसमें पार कर जाते हैं। अब देखो अब हम बात करते हैं किसके लिए? तो देखो अब हम बात करते हैं संग्रह नलिका, जिसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। तो ये क्या करती है? ये वाटर को कलेक्ट करती है। क्या करती है? वाटर को कलेक्ट करती है, क्योंकि हमारी यूरिन में 95% क्या होता है? वाटर होता है। अब देखो अब बात करते हैं DCT। तो देखो DCT क्या होती है? दूरस्थ संवलित नलिका। तो इसका काम क्या है? दूरस्थ संवलित नलिका, इसका काम है ब्लड में बाइकार्बोनेट का क्या स्त्रावण करना। बाइकार्बोनेट को क्या करना? मतलब फ्लो कराना। फ्लो क्यों कराता है? तो देखो फ्लो इसलिए कराता है ताकि जो हमारे ब्लड में पोटेशियम है, सोडियम है, उनमें क्या बनी रहे? उनमें क्या कहते हैं जो बंधता होती है वो क्या हो? बनी रहे। इसके लिए क्या करता है? बाइकार्बोनेट का क्या करता है? स्रावित करता है। बाइकार्बोनेट को उसमें ब्लड में मिलाता है या उसका स्रावित करता है। अब हम बात करते हैं PCT, जिसको कहते हैं समीपस्थ संवलित नलिका। तो जो 80% हमारे क्या करते हैं? अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन में जो तत्व निकलते हैं, लाभदायक तत्व, वो किसके द्वारा निकलते हैं? तो वो PCT के द्वारा निकलते हैं, जो होती है समीपस्थ संवलित नलिका। ठीक है। अब ये क्या करती है? ये हमारे pH को भी कंट्रोल करती है। जो हमारा यूरिन का pH होता है वो लगभग 6 होता है। जो यूरिन का pH वैल्यू होता है वो 6 होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। तो देखो जो PCT होती है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। प्रॉक्सिमेट कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ये क्या करती है? तो देखो ये फिल्ट्रेशन के दौरान हाइड्रोजन अमोनिया का क्या करती है? अमोनिया को निकालती है यानी स्रावण करती है। और HCO3 का क्या करती है? अवशोषण करती है, यानी HCO3 को लेगी और किसको देगी? यानी यूरिन में किसको देगी? NH3 यानी अमोनिया और हाइड्रोजन को। अब हम बात करते हैं DCT को कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये क्या करती है? तो ये देखो ये बाइकार्बोनेट का क्या करती है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। अवशोषण क्यों? अवशोषण कहने या स्रावण कहने? तो देखो अवशोषण क्यों करता है? तो देखो सोडियम पोटेशियम का संतुलन बनाए रखने के लिए और pH मान, जो ब्लड का pH मान होता है उसको मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारा जो फेफड़ा होता है वो भी क्या करता है? उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? तो वो कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो हमारा फेफड़ा प्रति मिनट यानी पर मिनट
200 ml कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है प्रति मिनट। 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और देखो जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, यानी जिसको डायबिटीज़ हुआ है, उनका जो यूरिन होगा उसमें कौन सा क्या कहते हैं क्या मिला होगा, तो उसमें मिला होगा ग्लूकोज मिला होगा और मेलिटस मिला होगा। क्या मिला होगा? ग्लूकोज मिला होगा और मेलिटस मिला होगा। तो ये रही क्या कहते हैं नेफ्रॉन से रिलेटेड क्या कहते हैं बातें। तो आशा करते हैं नेफ्रॉन जो है क्या कहते हैं हमारे जो किडनी है उसका क्या है कार्यात्मक इकाई है। तो ठीक है, आज हम पढ़ लिए नेफ्रॉन के बारे में, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक्स।